हम लोग शुरू करते हैं मैथ्स, ट्वेल्थ मैथ्स का पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगर आप सीबीएसई के ऑफिशियल सिलेबस को देखें तो आपको मिलेगा यूनिट 1 का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस और ये है 8 नंबर का। ठीक है, ये 8 नंबर का सिर्फ रिलेशंस फंक्शंस नहीं आने वाला है। इसमें से यूनिट 1 में 2 चैप्टर्स है। सबसे पहला रिलेशंस एंड फंक्शंस है और दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर मिला के 8 नंबर आने वाला है और हर बार इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक आपके लिए एक काम मैंने बहुत आसान कर दिया है कि 2022 से लेके 2025 तक सीबीएसई ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं फाइनल एग्जाम में, है ना, जो 80 नंबर का जो एग्जाम होता है ना, उसमें से जितना भी क्वेश्चंस रिलेशंस फंक्शन से पूछा गया है वो सारा क्वेश्चंस का एक पीडीएफ हम आपके लिए बनाए हैं और इसमें रिलेशन एंड फंक्शन सिर्फ इस चैप्टर से 33 क्वेश्चंस है। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज है, कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, कुछ लॉन्ग आंसर है, कुछ शॉर्ट आंसर है, कुछ केस स्टडी बेस्ड है ना। तो अलग अलग तरह का क्वेश्चंस है, वो हम आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप में भेज देंगे। ठीक, तो उससे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम 11th क्लास थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, वरना हो सके ऐसा हो सकता है कि ये चैप्टर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो 11th में हमने पढ़ रखा था वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि सेट क्या होता है। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ या फिर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, कुछ 5-10 मिनट बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो एक्चुअल रिलेशन है ये क्या होता है। ठीक है, तो सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो अगर लेट्स से कि हम अगर आपसे पूछे कि आप बताइए कि आपके क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे कौन कौन से हैं। ठीक है, या फिर इंटेलिजेंट बच्चे का सेट बनाइए। तो सेट बेसिकली 2 तरह का होता है, आपको पता है कि रोस्टर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? कर्ली ब्रेसेस होते हैं, यहाँ पे कुछ एलिमेंट रहेगा, फिर एक एलिमेंट रहेगा, सब कॉमा से सेपरेटेड रहेगा, है ना। सेट बिल्डर में क्या रहता है? कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लिखी रहती है। तो रोस्टर में क्या होता है? डायरेक्टली लिस्टेड कर दिया, इसको टेबलर फॉर्म बोला जाता है। सेट बिल्डर को बोला जाता है प्रॉपर्टी फॉर्म बोला जाता है। इतना अगर याद होगा आप लोगों को तो समझ आ रहा होगा, वरना हम तो बता ही रहे हैं आप लोगों को, है ना। इसमें कैसे लिखते थे? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेट्स से, इस तरीके से लिखा जाता है ना। तो ये सब चीज़ें सेट से है ना। सेट को बेसिकली लिखते हैं कैसे हम लोग? ये हम लोग लिखते हैं स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर, स्क्वायर ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, या फिर स्क्वायर हम लोग ब्रैकेट्स भी यूज करते हैं, है ना। इसको भी यूज करते हैं जब हम लोग इंटरवल लिख रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 2 से 3 लिखें। ठीक है, ये पैरेंथेसिस भी यूज करते हैं। तो इसका मतलब है 2 इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसके बीच में सारे नंबर्स इंक्लूडेड है। ये सब 11th की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब सेट्स में 11th क्लास में पढ़े थे। तो अगर हम पूछे कि आपकी क्लास में कौन कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, तो आप बताएंगे कि राम, फिर फिर कोई बोलेगा श्याम, ऐसे करके कुछ 5-10 बच्चे का नाम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो नाम है ये सबके लिए सेम नहीं होगा, है ना। यह क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। लेकिन क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? ये जो लिस्ट है, हो सकता है कि जो रोल नंबर 1 बच्चा है वो बोलेगा कि हाँ ये मेरे अनुसार यही इंटेलिजेंट बच्चा है। रोल नंबर 2 जो बच्चा है ये बोलेगा नहीं, ये मेरे अनुसार इंटेलिजेंट बच्चे नहीं है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग इसमें पॉइंट ऑफ व्यू होगा, इसलिए ये वेल डिफाइंड तो नहीं होगा। यानी कि इंटेलिजेंट बच्चा का जो सेट है ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो मतलब बेसिकली जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसको सेट नहीं बोला जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको सेट नहीं बोला जाएगा। तो ये सेट था। फिर इसके टाइप्स हम डिस्कस कर लिए, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और सबसेट, जैसे कि अगर मान लीजिए एक सेट है, लेट्स से कि एक सेट है ए 1 2 3 4। ठीक है, और दूसरा सेट है बी, इसमें सारे इंटीजर्स है सारे। ठीक है, यानी कि -∞ लेके -3 -2 -1
0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी एलिमेंट्स बी में भी मौजूद है, तो हम बोलते हैं क्या कि ए सबसेट है बी का। ठीक है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है ना। इसको ये है सबसेट का फॉर्म सिंबल है, ये है प्रॉपर सबसेट का, मतलब इसका मतलब होता है या तो सबसेट होगा या तो सारे एलिमेंट्स बराबर होंगे, ये मतलब होता है। ठीक, फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी देखा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? लेट्स से अगर एक सेट है ए, इसमें है एलिमेंट्स ए और बी, और एक सेट है बी, इसमें है एलिमेंट्स 1 और 2। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए क्रॉस बी से। याद आ रहा है ये सब? इसमें हम डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ चीज़ है ना। तो ए क्रॉस बी में क्या लिखते हैं कि इसमें सबसे पहले ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। सबसे पहले ए का एलिमेंट आएगा, फिर बी का एलिमेंट आएगा। तो ए का एलिमेंट क्या है? ए। ठीक है, ए के साथ फिर 1 आएगा, फिर ए के साथ 2 आएगा। लिखने का तरीका आप देख रहे हैं। फिर बी, बी के साथ 1 आएगा, ठीक, फिर बी के साथ 2 आएगा। ठीक है, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, तो ये है ए क्रॉस बी। तो इतना अगर आप लोगों को रिवाइज हो गया है तो अब हम डिस्कस करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, लिखना है तो लिख सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। ठीक, रिलेशन क्या होता है? एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया है कि जो नॉर्मली इंग्लिश में हम जो समझते हैं रिलेशन का मतलब है ना, वही मैथ्स में भी लगभग वही सेम मीनिंग है, यानी कि कोई कनेक्शन होना, कोई कनेक्शन होना। ठीक है, किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच कुछ कनेक्शन होना। अच्छा, कोई सेट होता है तो सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? कोई कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे कुछ डिनोट करते हैं। और सेट के अंदर जो चीज़ लिखी रहती है जैसे ए बी सी डी, तो ये ए बी सी डी ये सब क्या है? इसको हम एलिमेंट्स कहते थे, एलिमेंट्स कहते थे, चाहे मेंबर्स कहते थे, चाहे ऑब्जेक्ट्स कहते थे। तो रिलेशन क्या है? अगर दो सेट है, लेट से सेट ए और सेट बी, अगर दो सेट है और दोनों के बीच रिलेशन है, इसका मतलब कि दोनों के जो एलिमेंट्स है या फिर दोनों के जो ऑब्जेक्ट्स है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। लेट से कि सेट ए है, सेट ए है 1 2 3 4, और सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स है 5 6 7 8 और लेट से 9। ठीक, ठीक है, तो इतने एलिमेंट्स है। ये है सेट ए और ये है सेट बी। इनमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर। 1 5 के साथ लिंक्ड है, 2 6 के साथ, 3 7 के साथ, 4 8 के साथ। ठीक है, तो एक रिलेशन यहाँ पे अब हम समझ रहे हैं कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन को हम लिखते हैं इस तरीके से कि हम इसी को लिख सकते हैं कि रिलेशन तुम्हारा ए से बी डिफाइंड है, तो 1 तुम्हारा रिलेटेड है किससे? 5 से, 2 6 से, ठीक है, 3 7 से और 4 8 से। ठीक, रिलेशन को लिखने का तरीका ये है। ठीक है, इसी में हम क्या कहते हैं कि 1 तुम्हारा रिलेटेड है 5 से, इसी को लिखने का तरीका है 1 इज रिलेटेड विथ 5 या फिर 1 इज रिलेटेड टू 5, है ना। लेकिन क्या 5 रिलेटेड है 1 से? नहीं, ध्यान में ये बात रखना है कि ये 1 पहले आ रहा है, यानी कि ये सेट ए का एलिमेंट है, ये 5 बाद में आ रहा है, ये सेट बी का एलिमेंट है। ठीक है, ये डोमेन वाला एलिमेंट है, ये को डोमेन वाला एलिमेंट है। इसके बारे में इस पे हम आते हैं फिर से। ठीक है, तो हम जैसे कह सकते हैं कि 2 रिलेटेड है 6 से, लेकिन क्या कह सकते हैं कि 7 रिलेटेड है 3 से? यहाँ पे कहीं 7 दिख रहा है? नहीं, यानी कि 7 इज नॉट रिलेटेड विथ 3। ठीक है, ये सब लिखने के तरीके हैं। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि R इज अ रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B। ठीक है, इसी को लिखने का तरीका है, R इज अ रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम
A टू B। तो यहाँ पे जो A है, ये जो A है पूरा, इसको बोला जाता है डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या है? एक सेट है जिसमें पूरा A यानी जो भी इनपुट वैल्यूज है, जो भी इनपुट ऑब्जेक्ट्स है, एलिमेंट्स है, ये सब क्या है? डोमेन है। जो पूरा B है, पूरा का पूरा B, ये क्या है? कोडोमेन। ये है कोडोमेन। कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 5 6 7 8 9। क्या लिख सकते हैं? 5 6 7 8 9। रेंज क्या होता है? रेंज होता है आउटपुट वाले एलिमेंट्स, यानी कि जैसे कि हमने 1 डाला तो 5 आया, 2 डाला तो 6 आया, 3 डाला तो 7 आया, 4 डाला तो 8 आया। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 4 रिलेटेड है 8 के साथ, 3 रिलेटेड है 7 के साथ, 2 6 के साथ, 1 5 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 5 6 7 8 किसी के साथ रिलेटेड है ना? तो यहाँ पे रेंज जो है, रेंज सिर्फ आएगा 5 6 7 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि जो रेंज है, ठीक है, रेंज है ये है कोडोमेन। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। हमें देखने को मिल रहा है कि रेंज सबसेट है कोडोमेन का, है ना? रेंज सबसेट है कोडोमेन का। ठीक है, तो जैसे 1 रिलेटेड है 5 के साथ, हम कहते हैं कि 1 का इमेज है 5। ठीक है, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं, इसे आप नीचे लिखिएगा कहीं पे। ठीक है, लेट मी सी कि ये वाला एरिया कैमरा में विजिबल है कि नहीं। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि इमेज ऑफ 1 का इमेज क्या है? 5। ठीक है, और इसी को बोलने का दूसरा तरीका ये है कि प्री इमेज ऑफ 5 क्या है? 1। तो 1 का इमेज 5, 5 का प्री इमेज 1, 2 का इमेज 6, 6 का प्री इमेज 2, 3 का इमेज 7, 7 का प्री इमेज 3, 4 का इमेज 8, 8 का प्री इमेज 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजें डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, रेंज हो गया, इमेज हो गया, प्री इमेज हो गया। ठीक, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो रिलेशन है, ठीक है, जो रिलेशन है ये एक सेट से दूसरे सेट डिफाइन हो रहा है। ठीक है, और अगर हम A क्रॉस B लिखें, A क्रॉस B, A में क्या है? 1 2 3 4। बेसिकली हम ये ऐसा है ना कि A में क्या है? A सेट में एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4, और B सेट में एलिमेंट्स क्या है? 5 6 7 8 एंड 9। तो अगर हम A क्रॉस B लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 5 2 चलिए 1 5 लिख रहे हैं तो 1 6 लिख देते हैं, फिर 1 7 1 8 1 9 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। इस तरह 2 5 फिर 2 6 2 7 2 8 2 9 फिर 3 5, ऐसे करते करते लास्ट में 4 9, है ना? तो इतने सारे इसमें एलिमेंट्स बन जाएंगे A क्रॉस B में। तो एक चीज बताइए, या फिर इसको अगर हम सिंपली अगर देखें तो जो रिलेशन है ये 1 5 ये यहाँ पे है ना? 2 6 भी यहाँ पे होगा A क्रॉस B में। या फिर अगर इसको हम सिंपल करें तो एक सेट है P और दूसरा सेट है Q। ये है A, ये है B, ये है 1, ये है 2। A 1 के साथ लिंक्ड है, रिलेटेड है, B 2 के साथ, यानी कि A मैप्ड है 1 के साथ, B मैप्ड है 2 के साथ। रिलेशन R यहाँ पे डिफाइंड है। तो रिलेशन क्या है? A 1 के साथ, B 2 के साथ, यही रिलेशन है। अगर हम P क्रॉस Q करते तो क्या आता? हमें मिलता A 1, फिर P क्रॉस Q कर रहे हैं ना, तो P में क्या क्या है? P में हमारा A B है, और P में क्या है? A B है, और Q में 1 2 है। तो P क्रॉस Q हुआ A 1, फिर A 2, फिर Q में क्या आएगा? सॉरी, P क्रॉस Q है तो A के साथ 1, A के साथ 2 हो गया, फिर B के साथ 1, फिर B के साथ 2। तो एक चीज यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया था इसलिए छोटा एग्जांपल लिया। तो एक चीज आप यहाँ पे देखिए और बताइए कि जो P क्रॉस Q है, P क्रॉस Q जो सेट है ये है
ठीक है। और जो रिलेशन डिफाइंड है P से Q में, P to Q जो रिलेशन डिफाइंड है ना, वो क्या है रिलेशन A,1 और B,2। ठीक, तो ये हम क्या साफ साफ कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन जो है ये सबसेट है P क्रॉस Q का, यानी कि P क्रॉस Q का सबसेट है रिलेशन। जैसे A,1 भी इसमें आ रहा है, B,2 भी इसमें आ रहा है ना। यानी कि जो तुम्हारा रिलेशन होता है, रिलेशन इज ऑलवेज, या फिर ये हम कह सकते हैं, अब इसका हम डेफिनेशन अगर हम लिखें तो हम रिलेशन का डेफिनेशन ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ समझने के बाद हम रिलेशन की डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि रिलेशन ऑफ अ सेट A with set B is always a subset of A क्रॉस B। अब ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है, अब ये सब लिख सकते हैं हम लोग, आपको समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, यानी जो रिलेशन होता है, ठीक है, किसी सेट का रिलेशन होता है, एक सेट का जो रिलेशन होता है, दो सेट के बीच जो रिलेशन होता है वो हमेशा दोनों के क्या कहते हैं उसको, क्या नाम था इसका, दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो दो सेट है, सेट ए और सेट बी, ठीक है, उसके बीच रिलेशन डिफाइन होता है, वो हमेशा दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, ये जब आपको समझ आ गया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर और कुछ चीज बताते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं एक सेट है A, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो m है। ठीक, जैसे कि अगर सेट A है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A को हम लिखेंगे ऐसे 3। ठीक है, मतलब 3 एलिमेंट्स है, या फिर लेट से A B C है तो 3 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है 3, ये इसका मतलब हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A m है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना होगा, ये होगा m इंटू n। ठीक, m इंटू n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना होगा, m इंटू n। अब एक चीज़ बताइए कि हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे कि अगर एक सेट है A, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m, तो इस सेट A का कितना सबसेट बनेगा, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, होता है 2 का पावर m होता है। अब A क्रॉस B तो एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, m इंटू n, तो फिर हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर mn। और चूंकि हम देखें, ठीक है, चूंकि हम देखें कि A क्रॉस B का जो सबसेट होता है वो बेसिकली रिलेशन ही है। रिलेशन क्या है, A क्रॉस B का सबसेट होता है, यानी कि कितना रिलेशन बन सकता है। ठीक है, एक सेट है A और दूसरा सेट है B, दोनों के बीच कितना रिलेशन बन सकता है, जितना भी रिलेशन बनेगा वो बेसिकली सबसेट होगा। अभी हम पढ़े कि दो सेट के बीच अगर कोई रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है तो वो जो रिलेशन डिफाइन हुआ है वो बेसिकली एक सबसेट ही तो होगा A क्रॉस B का, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होगा। इसका मतलब अगर हम ये कहने कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस बिटवीन A एंड B क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर mn, सेम हो जाएगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर ये सेट A है तो इसमें कितना क्या क्या सबसेट बन सकता है, लाइक A
एक सबसेट है, बी एक सबसेट है, सी एक सबसेट है, फिर ए बी एक सबसेट है, बी सी एक सबसेट है, फिर ए सी एक सबसेट है, ए बी सी एक सबसेट है, और लास्ट में एक फाई या फिर नल, इसको ऐसे लिखें या इसी चीज़ को हम लोग फाई भी लिखते हैं। ठीक है, तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो 2⁻³ भी 8 ही होता है ना। ये सब 11 की चीज़ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब में कुछ ना कुछ एलिमेंट है अंदर में, लेकिन ये हम बोलते हैं कि जो फाई है ये भी एक सबसेट होता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशंस हम जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक एम्प्टी रिलेशन भी आता है। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन भी आता है, यानी कि अगर 2⁻n-1 बात करें तो इसमें एक भी एम्प्टी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि एक एम्प्टी रिलेशन हो जाता है फाइव भी, क्योंकि फाइव सबसेट है तो ये भी एक एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी सेट होता है, तो ये भी एक एम्प्टी रिलेशन वाले केस में आ जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट हम पढ़ेंगे ना, एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन पढ़ेंगे, सॉरी टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, एम्प्टी रिलेशन पढ़ेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ेंगे, आइडेंटिकल रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सब में ये सब आता है। ठीक है, तो एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर द थर्ड टाइम। रिकॉर्डिंग में कुछ इश्यू हो गया था, आवाज़ नहीं आ रहा था। होप कि इस बार आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए। वेट, तो फिर से डिस्कस करते हैं ये सब। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि एक सेट है ए और बी, है ना, एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, इसमें एक रिलेशन डिफाइंड है आर, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट्स है 5 6 7 8 9। ठीक, तो 1 5 के साथ मैप्ड है, 2 6 के साथ, 3 7 के साथ, 4 8 के साथ, एंड सो ऑन, या फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि एक रिलेशन डिफाइंड है, R is the relation of all AB such that A belongs to capital यानी set A and B belongs to set B for all B equals to A plus 4 कह सकते हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं ना कि रिलेशन जो डिफाइंड है वो दो सेट के बीच है, एक सेट A है एक सेट B है, दो सेट के बीच रिलेशन डिफाइंड है। ठीक, लेकिन जो हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने वाले हैं उसमें दो अलग अलग सेट नहीं रहेगा, उसमें एक ही सेट रहेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं रिलेशन ऑन सेट, या फिर रिलेशन इन ए भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर यही यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड सबसेट ए क्रॉस ए, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए is called relation on set A। तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया था कि रिलेशन R इज रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम A to B, है ना। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है R इज रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम A to A। A से सेट A से डिफाइन हो रहा है और एलिमेंट किसी से कनेक्टेड सेट A के साथ ही A to A ही डिफाइंड है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिलेशन ऑन सेट A। तो इसी के बेसिस पे हम तीन तरह का अभी टाइप्स पढ़ने वाले हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला टाइप है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ रहे हैं हम लोग, जो सबसे, और टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट। तो सबसे पहला रिलेशन हम पढ़ रहे हैं वो है सबसे पहले पढ़ लेते हैं एम्प्टी रिलेशन। जैसा कि नाम में पता चल रहा है वैसा ही काम है, कोई रिलेशन नहीं। ठीक, जैसे पूछा जाए कि
लेट्स से अगर अगर मान लीजिए कि कुछ क्रिएटिव एग्जांपल अगर दिमाग में आए कि मान लेते हैं कि अमेरिका में कोई एक जगह है, यहाँ पे हम किसी को नहीं जानते, ये हम हैं अपने घर पे, मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि none of the elements of set A is related to any of the elements of set A। तो बेहतर एक डेफिनेशन दिया गया है एनसीईआरटी में, वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल, अगर हम मान लेते हैं कि एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। और इसमें एक रिलेशन लेट्स से हम रिलेशन R1 डिफाइन कर रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए फॉर ऑल ए प्लस बी इक्वल्स टू 10। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अब ये ए बी सेट ए से बिलोंग कर रहा है और ए प्लस बी 10, यानी कि ए और बी का वैल्यू यही 1 2 3, इन तीनों में से ही कोई वैल्यू होगा। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है किसी दो नंबर, इन तीनों में से किसी दो नंबर को जोड़ेंगे और 10 आ जाएगा बराबर? हो ही नहीं सकता। जो सबसे बड़ा नंबर इसमें है वो है 3, 3 प्लस 3 भी कर देंगे 6 आ जाएगा, 10 से अब भी छोटा है, यानी कि जो रिलेशन है वो हमेशा ही एम्प्टी रहने वाला है, इसलिए इसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। तो हम लिख सकते हैं कि R1 क्या है, 5 है, विच इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा कि इसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट है ना, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is related with all the elements of the set A, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए अगर हम रिलेशन डिफाइन करें, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, इसमें कहते हैं द सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, यही सेट है, ठीक है, ये वाला सेम। फॉर ऑल a माइनस बी मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर आप लोगों को पता होगा कि मॉडुलस क्या होता है, ठीक है, तो देख के थोड़ा सा हंसी भी आना चाहिए कि जो मॉडुलस का वैल्यू होता है वो तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो अब इसमें a और b का वैल्यू कोई भी हो, हम लोग उससे क्या ही फर्क पड़ता है कि नहीं। लेट्स से अगर हम a का वैल्यू 1 ले ले, b का वैल्यू 3 ले ले, तो 1 माइनस 3 नेगेटिव 2 आएगा, तो -2 जो मॉडुलस होता है वो तो 2 ही होता है। 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो हमेशा ही ट्रू होल्ड करेगा। तो जो रिलेशन R2 है ये पूरा A क्रॉस A के लिए आएगा। A क्रॉस A में क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 3 3 1 3 2 3 3, है ना, ऐसे करके बनेगा ना पेयर्स। तो A क्रॉस A में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, अगर हम यहाँ पे A की जगह और B की जगह नंबर रिप्लेस करें तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि R2 बराबर A क्रॉस A आ जाएगा, है ना, ठीक। फिर आता है तीसरा, ट्रिवियल रिलेशन आता है, लेकिन ट्रिवियल रिलेशन कोई अलग तरह का रिलेशन नहीं है, वो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को मिला के ही ट्रिवियल रिलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ट्रिवियल रिलेशन क्या होता है, ट्रिवियल रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। इनको ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। इसमें बहुत एक्सट्रीम वैल्यू आती है, इसमें या तो एकदम कम या तो एकदम ज़्यादा, ठीक है। फिर है थर्ड, वो है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, नाम से ही लग रहा है कि खुद से ही रिलेटेड होगा, है ना, कि ईच एलिमेंट
ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना। इसको लिख कैसे सकते हैं हम, इसको लिख कुछ ऐसे सकते हैं कि इसको लिखते हैं ऐसे है, एंटी रिलेशन ऑन सेट ए। वही सेट ए क्या था, 1 2 3 वाला, है ना। द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा ए वेर या फिर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए, ठीक है। यानी कि अगर ए है हमारा 1 2 3 है, तो एंटी रिलेशन ए में क्या होगा, एंटी रिलेशन ऑन सेट ए क्या होगा, 1 1 2 2 और 3 3, ये होगा एंटी रिलेशन ऑन सेट ए। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और कल हम डिस्कस करेंगे आगे रिलेशंस का कॉन्सेप्ट्स, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है, मैं भेज दूंगा इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के बाद, ठीक है। तो वो भी आप देख लीजिएगा, और 4-5 लेक्चर्स होंगे कुछ, ठीक। कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में हम सब डिस्कस कर लेंगे एक वीडियो बना के। टोटल 33 क्वेश्चंस हैं, तो आप देखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।